नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बरामदे में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी वह स्त्री बाहर खिले फूलों को नहीं बल्कि अपने अतीत की उलझी हुई परछाइयों को देख रही थी। मानो हर पंखुड़ी कोई पुरानी याद बनकर उसे पुकार रही हो। कई बार जीवन में लिया गया एक छोटा सा निर्णय इंसान की पूरी दिशा बदल देता है, इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। यही विचार आज उसे भीतर तक विचलित कर रहा था। अपने छोटे से कच्चे पके घर के उस शांत कोने में बैठी शारदा जी के हाथ में अखबार जरूर था, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। एक अनजानी घबराहट, एक बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, क्योंकि उनका बेटा निखिल आज आने वाला था और वह भी किसी नेहा नाम की लड़की को साथ लाने की बात कर रहा था। सहकर्मी है, उसने कहा था, पर क्या कोई सहकर्मी इतनी करीब हो सकती है कि उसे सीधे घर ले आया जाए? यही सवाल शारदा जी के मन को बार बार मथ रहे थे। शारदा जी कभी इस गांव चंद्रपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका बनकर आई थी और अपनी मेहनत व लगन से प्रधानाचार्य के पद तक पहुंची और सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति हो गए। उनके अतीत के बारे में गांव में किसी ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गांव के प्रतिष्ठित जमींदार वीरेंद्र सिंह हैं, उनकी पत्नी रंजना देवी और उनकी वृद्ध माँ कमला देवी ने उन्हें हमेशा अपनी बहन का दर्जा दिया था। शारदा जी उन्हीं के साथ मंदिर के पास बनी हवेली में रहती थी और जब कमला देवी वृद्धावस्था के कारण मंदिर की देखभाल करने में असमर्थ हो गई, तब शारदा जी ने ही सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वर्षों पहले जब पति की असामयिक मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और वह गर्भवती थी, तब कमला देवी ने ही उन्हें सहारा दिया था। उसी हवेली में उनके बेटे निखिल का जन्म हुआ और आज वही निखिल मुंबई की एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है, जिसने अपनी पढ़ाई खुद ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की थी। आज जब वह नेहा को साथ लाने की बात कर रहा था, तब शारदा जी के भीतर वर्षों से छुपा सच जैसे बाहर आने को तड़प उठा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, आज मैं निखिल को कुछ बता दूंगी, अपनी सच्चाई, अपना अतीत और वह सब जो आज तक उससे छुपाया। उनके विचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। प्यार, विश्वास और धोखे के बीच उलझी यादें उन्हें भीतर तक झकझोर रही थी। तभी अचानक एक परिचित आवाज ने उन्हें वर्तमान में लौटा दिया। माँ, कहाँ खो गई हो? निखिल की आवाज सुनते ही वह चौंक उठी, जल्दी से खड़ी हुई और उसे गले लगा लिया। नेहा कहाँ है? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। निखिल ने सहजता से उत्तर दिया, माँ, यह गांव है, शहर नहीं। किसी अनजान लड़की को सीधे घर लाना ठीक नहीं लगता, इसीलिए उसे मंदिर के अतिथि कक्ष में ठहराया है। पंडित जी ने उसका ध्यान रख लिया है, वह थोड़ी देर में आपसे मिलने आएगी। निखिल के चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी, पर शारदा जी का मन अब एक बड़े निर्णय के लिए तैयार हो चुका था। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और धीमे कांपते स्वर में कहा, बेटा, आज मैं तुझे अपने जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू जान सके कि हम कौन हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, कि तेरा और मेरा अतीत क्या था। क्योंकि अगर तुम नेहा को मुझसे मिलवाने, उससे शादी करने की नीयत से लाए हो, तो तुम्हारे और उसके रिश्ते के समय में तुम्हारे पिताजी का जिक्र अवश्य आएगा, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। इतना कहकर शारदा जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। तभी गोमती ने निखिल के सामने नाश्ते की प्लेट रख दी, पर प्लेट की ओर बढ़ते बढ़ते भी निखिल के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था और वह अपनी माँ की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज शारदा जी किस अतीत की बात कर रही है, क्योंकि वह तो बस इतना ही जानता था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शारदा जी के यह कहने पर कि आज वह निखिल को बहुत कुछ बताने वाली है। निखिल के हाथ नाश्ते की प्लेट तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं और वह विचित्र भाव लिए अपनी माँ को देखने लगता है। तभी शारदा जी अपनी नजरें एक बिंदु पर टिकाए अपने अतीत के पन्नों को एक एक करके खोलना शुरू करती है। बहुत पुरानी बात है मेरे बच्चे, वह अपनी दाहिनी हथेली की ओर देखते हुए बोली। शायद एक माँ होने के नाते निखिल की आंखों में देखकर बोलने की हिम्मत उनमें नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने दिल को कड़ा किया और हथेली की रेखाओं को जैसे
पढ़ते हुए, सोचते हुए बोलती चली गई। मेरी जिंदगी की कहानी सेवनिया कस्बे से शुरू हुई है। हाँ, उसे कस्बा ही कह सकते हैं। वहाँ स्कूल भी था, कॉलेज भी था, बड़ा अस्पताल भी था, छोटा सा स्टेशन भी था और साथ ही एक अच्छा खासा बाजार भी था। पर लोगों की मानसिकता गांव जैसी ही थी। मेरे पिता रामनाथ तिवारी जी बहुत बड़े विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और कस्बे के मंदिर के पुजारी थे। सारा कस्बा उन्हें सम्मान की दृष्टि से दिखता था। छोटा बड़ा हर कोई उनका आदर करता था। मेरी माँ तो बचपन से में ही गुजर गई थी, इसीलिए घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। स्कूल की सीमाओं में बंदी मेरी दुनिया जैसे ही कॉलेज पहुंची, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह खुलकर जीना, उड़ना अच्छा लगने लगा। यह कहते हुए शारदा जी के मन में एक डर भी समा रहा था। आज निखिल उनकी पूरी कहानी सुन रहा था। आगे वह उनके बारे में क्या सोचेगा, यह सोचकर उनका मन कांप रहा था। उधर निखिल के मन में भी विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। माँ अपनी जिंदगी की शुरुआत से सब बता रही थी और मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि माँ कहाँ से आई है। मैंने पिताजी के बारे में जब जब पूछा, माँ ने हर बार बात टाल दी और मैं भी अपनी पढ़ाई में ही उलझा रहा। मुझे एक बार तो जिद करके पूछना चाहिए था। आज निखिल को अपने ही व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा था। मन ही मन वह अपराध बोध से भर उठा था। तभी शारदा जी की आवाज़ ने उसकी सोच को तोड़ दिया। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी मुलाकात संजय सिंह से हुई। वह मुझे पहली ही नज़र में भाग गए थे। उनमें बात ही कुछ ऐसी थी कि उनकी ओर खींचे बिना मैं रह नहीं सकी। धीरे धीरे हमारी पहचान हुई, फिर वह पहचान घनिष्ठता में बदल गई और उसके बाद वह घनिष्ठता और प्यार हद से आगे बढ़ गया। न मुझे पता चला न संजय को। संजय उस समय एमएससी प्रीवियस में था और मैं सेकेंड ईयर में पहुंची। फिर वह एमएससी फाइनल में पहुंच गया। दिन यूं ही गुजरते गए और मैं संजय के साथ बहुत खुश थी। हालांकि मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, पर इधर उधर की बातों से और सहेलियों से पता चला कि सेवनियों के बाहर एक फार्म हाउस है जहां संजय नौकर चाकरों के साथ रहता है। कहा जाता था कि वह बिहारी के किसी जमींदार परिवार का वारिस है। ऊंचा सांवले रंग का सुदर्शन, उसे देखते ही मैं सब कुछ भूल जाती थी, होश खो बैठती थी, दुनिया भूल जाती थी। जब वह मेरे सामने होता तो बाकी दुनिया मेरे लिए धुंधली हो जाती। हम चोरी छिपे मिलते, साथ जीने के सपने सजाते, आगे की जिंदगी की योजनाएं बनाते कि कैसे अपने अपने घर वालों को मनाना है, क्या करना है। संजय चाहता था कि शादी के बाद मैं नौकरी न करूं, घर परिवार संभालूं और मैं भी उसके साथ एक हसीन और खुशहाल जिंदगी के सपने देखने लगे। मैं सोचती संजय ऑफिस जाएगा और मैं घर पर रहकर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी, दिन भर उसका इंतजार करूंगी और जब वह शाम को लौटेंगे तो उसकी बेल बजाने से पहले ही दरवाज़ा खोलकर उसके गले लग जाऊंगी, फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊंगी। उस समय मुझे जिंदगी बहुत रंगीन लगती थी। प्यार मेरे लिए एक पूजा था। मेरी फाइनल परीक्षा हो गई और फिर घर जाने का समय आ गया। मैं घर के लिए निकली और उधर संजय भी बाहर बिहार चला गया। घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन इतने दिनों तक उससे दूर रहने का दुख भी था। जाते समय मैं भावुक हो गई थी। संजय ने मुझसे ढेरों वादे किए, मेरा पता लिया और यह भी कहा कि वहां पहुंचते ही अपने पिता को सब बताएगा और मुझे पत्र लिखेगा। पर मैं इंतजार करती रह गई। ना उसका कोई पत्र आया, ना वह खुद आया। मेरी अंतरंग सहेली बिंदु एक दिन आकर बोली कि संजय का फार्म हाउस बिक चुका है, वहां अब कोई नहीं रहता। यह सुनकर मेरे प्राण सूख गए। इतने बड़े बिहार राज्य में वह कहाँ रहता था मुझे नहीं पता। उसके पिता का नाम तक मुझे नहीं मालूम था। मुझ पर तो जैसे बिना मेघ के वज्रपात हो गया था। पूरा गांव मेरे बाबा को मानता था। अगर उन्हें पता चलता तो क्या कहते। मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन पर क्या बीतती। गांव में कोई बात छुपती नहीं। लोग मेरे साथ साथ मेरे बाबा को भी ताने देते। जब उसने मेरा पता लिया था तब मैंने उसका पता क्यों नहीं लिया। दिन गुजरते गए और मेरी उलझन बढ़ती गई। मैं किससे कहती अपने मन की बात। जब मेरे शारीरिक परिवर्तन तुम्हारे आगमन की सूचना देने लगे तो मैंने मौत को गले लगाने का सोच लिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे पुकारा।
अपने कुकर्मों की सजा उस आने वाले निर्दोष को क्यों दूं? मुझे जल्द ही कोई निर्णय लेना था। अब सेवनीय छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पर जाती तो जाती कहाँ? संजय के पास? इतने बड़े बिहार में मैं उसे कहाँ ढूंढती? अगर वह सच में मुझसे प्यार करता तो मुझे इस तरह छोड़कर जाता ही क्यों? मैं क्या करूं, क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसे पागल हो गई थी। उसने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मैं चुपचाप अपने घर की सांकल खोलकर बाहर निकल आई। एक पल को मन में आया, क्या मैं कभी वापस लौटकर अपने बाबा का सामना कर पाऊंगी? मेरी अंतरात्मा ने फिर मुझे टोका, पर अब मैं रुक नहीं सकती थी। मैंने एक कठिन निर्णय लिया और बिना पीछे देखे देखती भागती चली गई। मैं भागती रही। मेरी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। जब मेरे कदम रुके तो देखा मैं सेवानिया के छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। मैं फिर दौड़ी और जो डिब्बा सामने आया उसमें चढ़ गई। उस डिब्बे में 5 महिलाएं थी। कोई अपने सामान पर सिर टिकाए सो रही थी, कोई एक दूसरे के कंधे पर सिर रखे थी। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं उसमें चढ़ गई हूँ। मुझे बैठने के लिए जगह मिल गई। जब मैं बैठी तो काफी देर बाद मेरी सांसें सामान्य हुई और मैं खिड़की से सिर टिकाकर सोचने लगी, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? संजय मुझे इस तरह धोखा देगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह तो मुझसे प्यार का वादा करता था, मोहब्बत की कस्में खाता था। फिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या वह सब बस एक झूठ था? क्या मैं अब तक सिर्फ एक झूठ को जी रही थी? यह सोचते सोचते मेरी आंखें नम हो चुकी थी। पता नहीं कब मैं इसी सोच में डूबकर सो गई। अचानक एक आहट से मेरी नींद खुली। देखा सामने दरवाजे से टीटी अंदर आया और महिलाओं से टिकट मांगने लगा। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक चुकी थी। मैं तुरंत दूसरे दरवाजे से उतर गई। मुझे नहीं पता था कि वह कौन सा स्टेशन था। बस सुबह का उजाला फैलने ही वाला था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई अपना सा चेहरा नहीं दिखा। मैं चुपचाप स्टेशन के बाहर निकल आई। चिंता और भूख के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे। सिर फट रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। स्टेशन के बाहर भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सामने एक सुनसान सड़क थी। दोनों ओर बड़े बड़े छायादार पेड़ थे। मैं धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा और गहराता जा रहा था। फिर मैं डगमगाते कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे लगा कि दूर से 2 परछाइयां मेरी ओर आ रही है, लेकिन चक्कर और अंधेरे के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़े। जब मुझे होश आया तो महसूस हुआ कि मेरे आसपास कुछ लोग बातें कर रहे हैं। कमजोरी के कारण मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से आंखें खुली तो देखा एक वृद्ध सज्जन मेरी नब्ज पकड़कर बैठे थे। पलंग के दूसरी ओर एक वृद्धा सफेद साड़ी में बैठी थी। मेरे पैरों की ओर एक सुदर्शन बड़ी बड़ी मूंछों वाला युवक बैठा था और उसके पीछे एक सुंदर सी महिला सिर पर पल्ला लिए खड़ी थी। शायद वह उसकी पत्नी थी। मेरी आंखें फिर बंद हो गई। तभी उस सुंदर महिला ने मेरे कंधे को सहारा देकर मुझे आधा बिठाया और कहा, यह दूध पी लो बहन। दूध पीते ही मुझे थोड़ी ताकत महसूस हुई। तभी उस वृद्धा ने स्नेह से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? उनके अपनत्व भरे स्वर ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मैंने धीरे से कहा, शारदा। और फिर रुक रुक कर बहते आंसुओं के बीच मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उन्हें सुना दी। उन्होंने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। अगर मैं झूठ बोलती तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते और सच तो एक दिन सामने आ ही जाता। इसीलिए मुझे सच कहना ही सही लगा। उस समय मैं अपना चेहरा अपने गांव के लोगों को और अपने पिता को नहीं दिखा सकती थी। मैंने हाथ जोड़ लिए थे। कमरे में मौजूद तीनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। तब वह सूरदर्शन युवक बोला, देखो बहन शारदा, मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, यहाँ का जमींदार। यह मेरी माता कमला देवी और यह तुम्हारी भाभी रंजना देवी। उसकी तेज नजरें जैसे मेरे मन को पड़ रही थी। वह आगे बोला, देखो बहन, तुमसे गलती हुई है। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, पर तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर इंसान को अपनी गलती का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हारी संतान के जन्म
अंत तक का समय तुम्हारे पास है। तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी जिंदगी कहाँ बिताना चाहती हो, यहाँ मेरी बहन बनकर या कहीं बाहर अपने दम पर। इतना कहकर वीरेंद्र भैया राजसी अंदाज में बाहर चले गए। मैंने धीरे से आंखें मूंद ली। उन्होंने मेरी सच्चाई सुनकर मुझ पर दया की थी और सहानुभूति भी दिखाई थी। शायद यह मेरी किस्मत थी जो मुझे यहाँ तक ले आई थी। आज सोचती हूँ तो लगता है जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। कुछ देर के लिए शारदा जी चुप हो गई, लेकिन उन्होंने निखिल की ओर नहीं देखा। निखिल बिना नाश्ता किए चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा अपनी माँ की कहानी सुन रहा था। धीरे धीरे मेरी तबीयत संभलने लगी। फिर तुम मेरी गोद में आए। पूरे घर में जैसे खुशियां छा गई। सब बहुत खुश थे। वीरेंद्र भैया ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई और कमला देवी तुम्हें घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी। रंजना भाभी भी तुम्हें देखकर खुशी से खिल उठती थी। तुम्हारी किलकारियों के बीच मेरे मन का शोर कुछ कम होने लगा था। इसी दौरान मुझे यह भी पता चला कि वीरेंद्र भैया और रंजना भाभी की कोई संतान नहीं है, और यह भी कि कमला देवी यहाँ अलग रहती है, मंदिर के सारे काम काज निपटाती है और उनके साथ गोमती बहन रहती है। उनका सारा काम करने के लिए वीरेंद्र भैया और रंजना भाभी जो बाजू की बड़ी सी कोठी में रहते हैं, अवश्य पर एक दिन में 10 चक्कर यहाँ लगाते हैं। यह कहते कहते शारदा जी कुछ पल के लिए रुकी। सिर के ऊपर पंखा चलने के बावजूद उन्हें न जाने क्यों बेचैनी हो रही थी। वह अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए निखिल से बात कर रही थी। निखिल ने तुरंत उठकर पंखा तेज कर दिया और चिंता भरे स्वर में बोला, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रहने दीजिए, बाद में बता देना। अभी आप आराम कर लीजिए। शारदा जी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, नेहा के यहाँ आने से पहले मुझे सारी बातें तुम्हें बता ही देनी है। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस बीच एक दिन रंजना भाभी अकेली आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, शारदा बहन, मेरी बात पर गौर करना, फिर कोई निर्णय लेना। अगर तुम यहाँ रहोगी तो समाज के सवाल जवाब तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे और इस बच्चे के प्यार में हम सब आनंदित होते रहेंगे। मैंने बहुत सोचा और यह निर्णय लिया कि यही रहना सही रहेगा। वीरेंद्र भैया की देखरेख में तुम्हारा जीवन सही दिशा पाएगा और कमला माँ भी तुम्हारी देखभाल करेगी। वह बहुत सशक्त है, तुम्हें हिम्मत देगी। इतना कहते कहते शारदा जी की सांसें तेज हो गई थी। उनका शरीर पसीने से भीग गया था। निखिल घबराकर बोला, माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आप मेरी माँ हो और हमेशा माँ ही रहोगी। जिसने हमें बीच रास्ते छोड़ दिया, उस पिता के बारे में मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए वीरेंद्र मामा, मामी और नानी ही सब कुछ है, और सबसे जरूरी आप हो माँ। आपका अतीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि माँ तो माँ होती है। आप उत्तेजित मत होइए। आपकी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज़ माँ, चुप हो जाइए। माँ की हालत देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था, लेकिन शारदा जी ने फिर कहा, नहीं बेटा, मुझे आज बोलने दे। थोड़ी देर में नेहा आ जाएगी, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगी। वह कुछ देर रुककर अपनी सांसें संभालने लगी। पानी पीने के बाद थोड़ा ठीक महसूस हुआ। तब उन्होंने फिर कहना शुरू किया, फिर वीरेंद्र भैया और रंजना भाभी की देख रेख में तुम फूल की तरह खिलते चले गए। बेटा, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद ही मानती हूँ कि कमला माँ मुझे उस समय यहाँ ले आई थी। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेते ही वीरेंद्र भैया ने गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया और मुझे वहाँ नियुक्त कर दिया। मेरी जिंदगी भी पटरी पर आ गई और समय अच्छा बीतने लगा। शारदा जी अपने सीने पर दाहिना हाथ रखते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। मैंने प्यार को सबसे ऊपर रखा। बिना इंसान को पहचाने मैंने प्यार किया और अपने पिताजी की इज्जत, अपने मान सम्मान को मैंने कौड़ियों के मोल बेच दिया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यही बताना था तुझे बेटा। झूठ की बुनियाद पर प्यार का महल कभी खड़ा नहीं हो सकता बेटा। तुम नेहा को सब सच बता देना। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो, उसे इस घर का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो उसका यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा अतीत क्या है। इतना कहते कहते शारदा जी उठकर खड़ी हो गई, और यदि उसी समय निखिल ने उन्हें थाम ना लिया होता तो वह बेहोश होकर गिर जाती। गोमती मौसी, निखिल की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी।
मामा और मामी को खबर करो, माँ को पता नहीं क्या हो गया है, वह घबराकर चिल्लाया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। तभी एक साया जो अब तक दरवाजे के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था, चुपचाप मंदिर की ओर चला गया। वह साया मंदिर की सीढ़ियों पर अंधेरे में खड़ा ईश्वर की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या मैंने सही किया? चुपचाप पीछे से सारी बातें सुनना तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अगर मैं ये सब न सुनती तो क्या निखिल मुझे इतनी आसानी से अपनी माँ का अतीत बता पाता? अब वह नया थी। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। उसकी माँ का अतीत कुछ भी हो, मैं निखिल से प्यार करती हूँ। वह बहुत सरल और सहज इंसान है, सभी बुराइयों से दूर। अब मैं क्या करूँ? प्रभु मुझे शक्ति दो। कुछ क्षण बाद उसने निश्चय किया, मैं पापा से झूठ नहीं बोलूंगी, अभी उन्हें सब बता देती हूँ। यह सोचकर नेहा मंदिर के अतिथि कक्ष में पहुंची, पीछे से दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास खड़ी होकर अपने पिता कृष्णकांत अग्रवाल को फोन मिलाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक गए। बेटा, शारदा जी कोठी में तो अफरा तफरी मची है। उनकी तबीयत शायद बहुत खराब हो गई है। सारे लोग उन्हें लेकर भोपाल रवाना हो गए। आज यह ईश्वर का प्रसाद, फल फूल और मिठाई खाकर ही रात का भोजन कर लेना बिटिया। पंडित जी ने वह थाली प्रेम से सामने रखी और आशीर्वाद देते हुए बाहर चले गए। उनकी बात सुनकर नेहा को गहरा झटका लगा। तभी उसका मिलाया हुआ कॉल उसके पापा के फोन से जुड़ गया और उधर से आवाज आई, हाँ बेटा, कैसी हो? हेलो पापा, नेहा कांपती हुई आवाज में बोली। शारदा जी की तबीयत की खबर सुनकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, माथे पर पसीना आ गया था। उसकी आवाज में कंपन सुनकर उसके पिता बोले, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, तबीयत तो ठीक है ना? नेहा ने बिना कुछ छिपाए शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बात अपने पापा को बता दी। नेहा कृष्णकांत अग्रवाल की इकलौती बेटी थी। पत्नी से अलगाव के कारण बाद कृष्णकांत जी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उन्होंने दूसरी शादी का विचार तक नहीं किया। मुंबई में उनके गहनों की बड़ी दुकान थी। लक्ष्मी की कृपा से उन पर बनी हुई थी। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए जीवन ठीक चल रहा था। उन्होंने नेहा को अच्छे संस्कारों के साथ साथ स्वतंत्र सोचने की भी पूरी आज़ादी दी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद कृष्णकांत जी ने कहा, मेरे पहले सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना बेटा। क्या तुम निखिल से प्यार करती हो? जी हाँ, नेहा ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। क्यों? उन्होंने फिर पूछा। क्योंकि वह बहुत सच्चा इंसान है, सीधा और सरल है, दुनिया की बुराइयों से दूर है, पढ़ा लिखा है। नेहा ने तुरंत उत्तर दिया। कृष्णकांत जी ने उसे समझाते हुए कहा, तो फिर साफ है बेटा, निखिल के पिता कौन थे, उसकी माँ का अतीत क्या था, इससे हमें क्या लेना देना। हमें तो सिर्फ यह देखना है कि वह वीरेंद्र मामा के घर पलकर बड़ा हुआ है, एक सच्चा और पढ़ा लिखा लड़का है। अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो इस समय तुम्हें उसके साथ अस्पताल में होना चाहिए था। तुम्हें दरवाजे के पीछे छिपकर सब सुनने के बाद वापस मंदिर में नहीं आना चाहिए था। अगर तुम उसके साथ अस्पताल जाती तो उसे यह एहसास होता कि उसके हर सुख दुख में तुम उसके साथ खड़ी हो। बेटा, यह तुमसे गलती हो गई बेटा। और एक बात, तुमने यह भी गलत किया कि दरवाजे के पीछे खड़े होकर किसी की बातें सुनी। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। यह असभ्य है और शिष्टाचार के विरुद्ध है। कल तड़के सुबह मैं फ्लाइट से भोपाल पहुंच रहा हूं। उसके बाद टैक्सी लेकर चंद्रपुर आऊंगा। तुम मंदिर में ही मुझसे मिलना, ठीक है? इतना कहकर फोन कट गया था और नेहा गंभीर चेहरा लिए बंद हुए फोन को देखती रह गई। पापा की कही बातें उसके मन में गूंज रही थी और सच तो वही था। सारी रात आईसीयू में रहने के बाद सुबह डॉक्टरों ने जब शारदा जी को खतरे से बाहर बताया तो उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी होने लगी। दोपहर करीब 1 बजे कृष्णकांत अग्रवाल नेहा के साथ अस्पताल पहुंचे। निखिल ने जैसे ही नेहा को देखा वह उतावला होकर उसके पास दौड़ा आया। तुमने मुझे फ़ोन किया होगा नेहा, पर मैं गलती से अपना फ़ोन घर पर ही भूल आया। उसने जल्दबाजी में नेहा के दोनों हाथ पकड़ लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र कृष्णकांत अग्रवाल पर पड़ी और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिए। अरे आप कब आए?
कहते वह उनके पैर छूने के लिए झुका, पर कृष्णकांत जी ने उसे रोककर प्यार से उठा लिया। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है अब? तभी वीरेंद्र सिंह ने भी वहां आ गए। बेटा निखिल, शारदा जी तुम्हें बुला रही है, तुम नेहा के साथ जाओ, मैं अग्रवाल साहब से यहीं बैठकर बात करता हूँ। निखिल और नेहा के जाते ही वीरेंद्र सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, मैं निखिल का मामा वीरेंद्र सिंह है, आपको नेहा के साथ देखकर समझ गया था कि आप उसके पिताजी हैं। अगर पहले सूचना दे देते तो मैं कोठी में आपकी व्यवस्था कर देता। कृष्णकांत जी उनके व्यवहार और विनम्रता को देखकर प्रभावित रह गए और बोले, निखिल की मां की तबीयत का सुनकर मैं बिना सोचने दिए ही चला आया। मंदिर के अतिथि कक्ष में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। वीरेंद्र सिंह बोले, डॉक्टर कह रहे हैं कि कल शाम तक शारदा बहन को घर ले जाया जा सकता है। बस एक नर्स 24 घंटे साथ रहेगी। आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। आप हमारे अतिथि हैं। कुछ समय बाद शारदा जी के घर पहुंचने पर कृष्णकांत जी ने बात आगे बढ़ाई। वीरेंद्र जी, मैं एक व्यवसायी आदमी हूँ, अधिक दिन रुक नहीं सकता। मैं आपसे एक बात की अनुमति चाहता हूँ। आप अपनी पत्नी और शारदा जी से भी सलाह कर ले। मैं एक लड़की का पिता हूँ, इसीलिए पहल करना मेरा कर्तव्य है। यदि आपका परिवार मेरी बेटी नेहा को बहू के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। आप जानते ही हैं कि निखिल और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह कहते हुए कृष्णकांत जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। वीरेंद्र सिंह हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखते रहे, मानो मन ही मन कह रहे हो, यह सब तो होना ही था। फिर बोले, आप स्वयं शारदा जी से बात करना चाहेंगे, और उन्हें उनके कमरे की ओर ले गए। इस बीच रंजना देवी ने सारी बातें शारदा जी को बता दी थी। शारदा जी खुश तो थी, पर थोड़ी संकोच में भी थी, और रंजना देवी उन्हें समझा रही थी, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जैसे ही कृष्णकांत जी और वीरेंद्र सिंह कमरे में आए, रंजना देवी उठ खड़ी हुई। वीरेंद्र सिंह ने कहा, बहन, ये नेहा के पिताजी कृष्णकांत अग्रवाल जी हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कैसी है आपकी तबीयत? कृष्णकांत जी ने पूछा। अब बेहतर हूँ। आप कुछ कहना चाहते थे? शारदा जी ने सहजता से बात आगे बढ़ाई। कृष्णकांत जी ने विनम्रता से कहा, मैं लड़की का पिता हूँ। यदि आपके परिवार को कोई आपत्ति न हो तो आप नेहा को अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करें। कुछ क्षण के लिए शारदा जी चुप रही। तब रंजना देवी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आश्वस्त किया। माहौल को सहज करते हुए कृष्णकांत जी बोले, अभी आप अस्वस्थ हैं तो एक काम किया जा सकता है। मंदिर के पंडित जी और गांव के बुजुर्गों के सामने सगाई की रस्म कर लेते हैं, ताकि मैं निश्चित होकर जा सकूं। अब वातावरण हल्का हो गया था। रंजना देवी, शारदा जी और वीरेंद्र सिंह मुस्कुरा रहे थे। यह अवश्य ही संभव है, वीरेंद्र सिंह ने कहा। और फिर 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने निखिल और नेहा की सगाई हो गई। चारों ओर खुशी का माहौल था। शादी की तारीख भी तय हो गई। इसके बाद कृष्णकांत अग्रवाल अपनी बेटी को साथ लेकर लौट गए। उस रात शारदा जी अपने बिस्तर पर लेटी बहुत कुछ सोच रही थी। वह खुश थी, बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी और मन ही मन कह रही थी, यह सब ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि कमला माँ मुझे मिली और वीरेंद्र भैया व रंजना भाभी जैसे अपने मिले, नहीं तो भावनाओं के ज्वर में बहकर न जाने कितनी शारदाएं इस दुनिया में गुम हो जाती है और तिल तिल कर जीती रहती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत